Hello, good morning, welcome everyone to our new class for CSEET Business Laws जिसमें हम अपनी बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ कंपनी के सेकेंड पार्ट की, दैट इज़ योर एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ, जिसमें हम समझेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ कंपनी का। इससे पहले वाली हमारी क्लास में हमने बात किया था फॉरेन कंपनी, स्मॉल कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, इन सब के बारे में। आज हम बात करेंगे प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और ये सब क्या होती हैं और कैसे बनाई जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपनी प्राइवेट कंपनी से। जो हमारी प्राइवेट कंपनी होती है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आती है। ये दो और मोर पर्सन से मिलकर बनती है, टू और मोर पर्सन। ठीक है, जब दो लोग चाहते हैं कोई बिजनेस करना लीगली तो वो एक कंपनी बना सकते हैं। उस कंपनी का नाम होता है प्राइवेट कंपनी। जैसे आप और आपका फ्रेंड चाहता है कि वो टिम्बर का बिजनेस करे बट एक अच्छे स्केल पे करे, तो आप और आपका फ्रेंड दोनों साथ में आएंगे, कोई कैश लाएगा, कोई काइंड लाएगा और साथ में मिलके आप एक प्राइवेट कंपनी बनवा सकते हैं थ्रू सीए और सीएस। बेसिकली इसको सीए, सीएस और सीएमए तीनों बना सकते हैं। इसमें जो मेंबर की मिनिमम लिमिट होती है वो लिमिट होती है, मिनिमम लिमिट ऑफ मेंबर इज 2 एंड मैक्सिमम इज 200। अभी ये लिमिट क्या होती है, ये इसकी बात अभी हम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है अ प्राइवेट कंपनी हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एंड इज डिफाइंड बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। यानी कि मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कहाँ लिखा है, कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है कि आप इतने मिनिमम कैपिटल से अपनी प्राइवेट कंपनी की स्टार्ट कर सकते हैं। और इस ये जो डिफाइंड होती है प्राइवेट कंपनी, वो कहाँ डिफाइंड होती है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, ये हमारा गवर्निंग बॉडी ऑफ कंपनी। ठीक है, पर्टिकुलरली कंपनी को क्या क्या वो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकती है, कैसे कैसे काम कर सकती है, ये हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताता है। दीज आर्टिकल इम्पोज स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन टू मेंटेन इट्स प्राइवेट नेचर। यानी कि इन्हीं आर्टिकल में कोई इंपोजिशन होगा चीजों का, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन डालेंगे जिससे कि ये प्राइवेट कंपनी बन के रह सके। जैसे आपकी मम्मी 10 बजे के बाद नाइट आउट नहीं करने देती हैं, वैसे ही यह आर्टिकल इनको प्राइवेट कंपनी से चेंज नहीं होने देता, अपना प्राइवेट नेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है। अगर ये अपना प्राइवेट नेचर मेंटेन नहीं करता है तो फिर प्राइवेट कंपनी कैसी। जैसे माँ अगर आपको 10 बजे के बाद जाने से रोकती नहीं तो फिर माँ कैसी। रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स, यानी इसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा होगा, लिखा होगा कि अपना ये जो शेयर्स है इसके मेंबर्स वो किसी को भी नहीं दे सकते। किसको नहीं दे सकते, पब्लिक को नहीं दे सकते। आपस में एक दूसरे से डीलिंग कर सकते हैं शेयर्स की, बट कोई बाहरी जो एक्सटर्नल पब्लिक होगी उसको ये अपने शेयर्स नहीं बेच सकते। लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200, यानी कि इसमें जो मैक्सिमम मेंबर्स होंगे उसकी लिमिट क्या होगी, मैक्सिमम मेंबर्स कितने होंगे, 200 होंगे। और इसमें कौन कौन नहीं होगा, दो लोग नहीं होंगे, एक एम्प्लॉय नहीं होंगे इनके। एम्प्लॉय कैसे, जिनको शेयर्स मिला हुआ है बट वो काम करते हैं कंपनी के अंदर, यानी वो शेयर्स और सैलरी दोनों उठाते हैं। एम्प्लॉयज वो जिनके पास शेयर्स भी है प्लस सैलरी भी लेते हैं। जैसे एक वो आपकी है जमुना पार सीरीज, उसमें जब वो सीए बन जाता है फिर किसी कंपनी में जाता है तो उसको दो चीजें मिलती है, एक तो इक्विटी मिलता है, दैट इज योर शेयर्स मिलते हैं कंपनी के, एज वेल एज वो सैलरी भी लेता है। तो जब भी हम प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स काउंट करेंगे कि मैक्सिमम लिमिट तो रीच नहीं हो रही, तो उसमें हम देखेंगे कि क्या हमारे पास कोई ऐसे एम्प्लॉयज भी हैं जिनके पास शेयर्स और सैलरी दोनों जाती है। अगर ऐसा होगा तो हम उनको एज अ मेंबर नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, या फिर कोई ऐसे एम्प्लॉय कैसे, जो पास्ट में हमारे पास्ट में काम में रहे हैं, जॉब में रहे हैं, बट अब उन्होंने जॉब छोड़ दी है, बट लेफ्ट द जॉब। ठीक है, तो ऐसे जो भी मेंबर्स होंगे अगर उनके पास जॉब छोड़ने के बाद भी शेयर्स होंगे तो भी हम उनको एज अ मेंबर काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, थर्ड है हमारा प्रोहिबिट्स इनविटेशन, पब्लिक इनविटेशन टू सब्सक्राइब फॉर इट्स सिक्योरिटीज। यानी कि प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक इशू नहीं ला सकती है, अगर वो लाएगी तो वो प्राइवेट कंपनी में कन्वर्जन करना पड़ेगा और उसको आरओसी से इंटीमेट करना पड़ेगा। और इसमें एक चीज है कि इसमें पब्लिक प्रोहिबिट्स पब्लिक इनविटेशन टू सब्सक्राइब फॉर इट्स सिक्योरिटीज, बट प्राइवेट कंपनी जो है ना, ये बहुत जरूरी पॉइंट है, प्राइवेट कंपनी कैन इशू डिबेंचर्स।
यानी कि अपने शेयर्स नहीं इशू कर सकती बट अपने डिबेंचर्स इशू कर सकती है पब्लिक को फॉर रेजिंग कैपिटल। ये चीज ध्यान रखना, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एमसीक्यू में सिर्फ आपसे इतना ही पूछेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, क्योंकि उनको पता है आप भी फ्रेशर हो। अब इसके बाद हम चलते हैं पब्लिक कंपनी में। पब्लिक कंपनी क्या बोलता है? पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। ऐसी कोई भी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी है। हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब। कहां पे प्रिस्क्राइब्ड होगा? कंपनीज एक्ट 2013 में प्रिस्क्राइब होगा, उतने ही कैपिटल से हमारी पब्लिक कंपनी बन जाएगी। प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी, यानी कि कोई भी ऐसी कंपनी जो कि सब्सिडरी होगी कि और वो प्राइवेट कंपनी नहीं होगी, शैल बी डीम टू बी अ पब्लिक कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट इवन वेयर सच सब्सिडरी कंपनी कंटिन्यूज टू बी अ प्राइवेट कंपनी इन इट्स आर्टिकल। यानी कि क्या कह रहा है ये? एक हमारे पास कंपनी है एबीसी लिमिटेड, ठीक है, और इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है जेडीएफ लिमिटेड, जेडीएफ प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। यहां पे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जेईएफ के लिखा हुआ है कि ये प्राइवेट कंपनी है। तो कि अब बताइए कि अगर एबीसी की सब्सिडरी है जेडीएफ जो कि प्राइवेट कंपनी है, तो उसको हम क्या मानेंगे? प्राइवेट कंपनी मानेंगे कि पब्लिक कंपनी मानेंगे? तो यहां पे प्रोविजन में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी पब्लिक कंपनी का सब्सिडरी होगा, पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी होगी, सब्सिडरी क्या होती है अभी आगे पढ़ेंगे, सब्सिडरी है, ठीक है, और वो जो है प्राइवेट कंपनी है अगर अपने आर्टिकल्स में, तब भी हम उसको इस क्लॉज के लिए पब्लिक कंपनी ही मानेंगे। यानी कि पब्लिक कंपनी की कोई भी सब्सिडरी, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, हम उसको पब्लिक ही मानेंगे, ऐसा हमारा प्रोविजन बोलता है। हाँ, और इसमें जितने मिनिमम मेंबर्स हो सकते हैं, मिनिमम कितने मेंबर से बन सकती है? मिनिमम 7, मैक्सिमम पब्लिक कंपनी है तो अनलिमिटेड हो सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप अपना शेयर कैपिटल बढ़ाते जाइए, ऑथराइज कैपिटल बढ़ाते जाइए, मेंबर्स बढ़ाते जाइए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। हमारी पब्लिक कंपनी क्या होती है? पब्लिक कंपनी वो होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती और जिसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल उतना हो जितना बताया गया है। तो कितना बताया गया? ये कंपनीज एक्ट में है, अपने को ये नहीं जानना है। और इसमें एक जो मेन पॉइंट वो ये है कि अगर कोई भी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी होगी, ठीक है, चाहे वो आर्टिकल्स में प्राइवेट ही क्यों ना हो, बट हम उसको इस क्लॉज के लिए पब्लिक कंपनी ही लेंगे, हम कभी भी उसको एज अ प्राइवेट कंपनी कंसिडर नहीं करेंगे। यानी उस पे रूल्स एंड रेगुलेशंस और उसकी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है हमारी एज अ पब्लिक कंपनी ही ट्रीट होगी। इसके बाद चलते हैं 1% कंपनी में। हमने इसको ऊपर भी डिस्कस किया था। 1% कंपनी कैन बी डिफाइंड एज हैविंग ओनली 1%, यानी सिर्फ एक इंसान होगा, एज इट इज मेंबर सिंप्लीफाइंग ओनरशिप, यानी कि 1% कंपनी में सिर्फ एक ही मेंबर जो होगा वो उसका ओनर होगा और कोई नहीं होगा। लीगल एंटिटी होगी, इट ऑपरेट्स एज अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी प्रोवाइडिंग लिमिटेड लायबिलिटी टू द सोल ओनर, यानी कि जो भी ओनर की लायबिलिटी होगी वो डिफरेंट होगी फ्रॉम इट्स कंपनी। यानी कि अगर कंपनी कोई भी लायबिलिटी इनकर करती है तो वो ओनर की लिमिटेड लायबिलिटी होगी जितने की उसके पास शेयर्स होंगे, उससे ज्यादा की लायबिलिटी उस पर नहीं आएगी। एंटरप्रेन्योरियल बूस्ट, यानी कि आइडल फॉर इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स सीकिंग फॉर्मल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स। जैसा कि आजकल स्टार्टअप्स वगैरह बढ़ रहे हैं तो कभी कभी आपका कोई सोल आइडिया होता है, आपको लगता है कि अगर मैं मार्केट में इसको किसी से भी डिस्कस करूंगा अपने हो सकता है मेरा आइडिया लीक हो जाए, कोई बड़ी कंपनी उसको उस आइडिया को एक्वायर कर ले, इसीलिए लोग सबसे पहले 1% कंपनी बना लेते ताकि वो फंड ले सके और फिर उसके बाद वो लोग उस आइडिया पे वर्क करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। दिस स्ट्रक्चर एनकरेजेस एंटरप्रेन्योरशिप बाय ऑफरिंग द बेनिफिट्स ऑफ कंपनी, यानी कि कंपनी के इसको बेनिफिट मिलते हैं, सच एज लिमिटेड लायबिलिटी टू अ सिंगल इंडिविजुअल, रिड्यूसिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज एसोसिएटेड विद मल्टीपल शेयर होल्डर्स, यानी कि ज्यादा शेयर होल्डर्स होंगे तो आपको मीटिंग करानी होती है, नोटिस भेजना होता है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है, आपको बहुत सारे खर्चे होते हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि डे बाय डे बढ़ते ही हैं, बहुत सारी लीगैलिटीज होती हैं, सबको कंप्लाई करने की जरूरत नहीं क्योंकि आप 1% कंपनी हो। तो ये आपको हेल्प करती है एक स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल पे बिजनेस ग्रो करने में। अब हमारे पास आती है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? जिसमें भी 51 पेड अप शेयर कैपिटल या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दोनों होल्ड करें। यानी कि एक हमारे पास एबीसी कंपनी है,
एबीसी लिमिटेड कंपनी, ठीक है। यहां पर जो है इसका पेड अप शेयर कैपिटल है 100 रुपीज का, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको कितने शेयर्स दिए हैं, इसके मान लो 30 रुपीज के शेयर्स लिए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने लिए हुए हैं 25 रुपीज के। तो टोटल हमारे पास कितने 55 रुपीज के शेयर्स हैं, यानी कि हमारी जो होल्डिंग है ना वो 100 में से 55% की जो हमारी होल्डिंग है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास है। बस इस क्लॉज में इतना ही बोला है कि गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी है जिसने किसी और कंपनी के 51% उसकी टोटल शेयर पेड अप शेयर कैपिटल से, यानी कि हमारे एग्जांपल के हिसाब से 100 रुपीज की पेड अप शेयर कैपिटल में से 51% या उससे ज्यादा 51% और मोर से ज्यादा शेयर्स एक्वायर कर रखे हो, ऐसी कंपनी को हम बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। ये प्राइवेट भी हो सकती है, ये पब्लिक भी हो सकती है, या पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनीज भी हो सकती हैं। अब हमारे पास आती है चैरिटेबल ऑब्जेक्ट यानी कि सेक्शन 8 कंपनी, कंपनीज प्रमोटिंग कॉमर्स, आर्ट, साइंस, सोशल वेलफेयर एक्सेट्रा, अप्लाइंग प्रॉफिट्स टू इट्स आइदर ऑब्जेक्टिव एंड प्रोहिबिटिंग डिविडेंड्स। ये हमने ऊपर पढ़ा था सेक्शन 8 कंपनी, वो कंपनी जो कि किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए बनी हो, प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, ट्रेड प्रैक्टिसेस या फिर एनवायरमेंटल हेल्प के लिए बनी हो, ऐसी कंपनी को हम सेक्शन 8 कंपनी बोलते हैं। और ये अपने डिविडेंड सिर्फ अपने काम के लिए लगा सकती है, अपने मेंबर्स को नहीं दे सकती है। आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो। ये एमसीक्यू के हिसाब से बहुत लाइट है, और इससे ज्यादा अगर आप पढ़ेंगे तो आप वो पढ़ेंगे कंपनी लॉ सब्जेक्ट में सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल पे। अब आती है हमारी फॉरेन कंपनी, ये भी हमने ऊपर पढ़ा था, क्योंकि मॉड्यूल में बार बार चीजें रिपीट होती हैं इसीलिए रिपीटेशन से पढ़ा रहा हूं, वो चीजें एक बार आपको रिवाइज होगी। इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस और कंडक्ट्स बिजनेस एक्टिविटीज इन इंडिया थ्रू व्हाट, थ्रू इट्स एजेंट या फिर इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि कोई भी ऐसी कंपनी जो बाहर बनी है, ठीक है, बट उसका एक प्लेस ऑफ बिजनेस है, कहां पे है, इंडिया में है। कैसे है, एजेंट के थ्रू है या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड से है, ऐसी कंपनी को हम बोलते हैं फॉरेन कंपनी। एसोसिएट कंपनी क्या होती है, अनदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, यहां पे वर्ड क्या है, अनदर कंपनी, यानी कि किसी और कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, कितना है 20% ऑफ वोटिंग पावर और कंट्रोल ओवर बोर्ड डिसीजंस, बिजनेस डिसीजन, यानी कि बीओडी में भी उसका कंट्रोल होगा तभी तो बिजनेस डिसीजन वो इन्फ्लुएंस कर पाएगा। बट इट इज नॉट अ सब्सिडरी कंपनी। यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर ये बोल रहा है, ये रुकिए मैं बताता हूं क्या बोल रहा है। यहां पर बोल रहा है एक कंपनी हमारी एबीसी, ठीक है, लिमिटेड, एक हमारे पास कंपनी है, क्या नाम दे उसको, उसको दे देते हैं क्रश लिमिटेड, ठीक है, क्रश लिमिटेड, ठीक। तो ये जो हमारी एबीसी लिमिटेड है, इसने क्रश लिमिटेड में से, इसका क्रश लिमिटेड का पेड अप शेयर कैपिटल है 100 रुपए का, ठीक है। तो हमारे एबीसी ने शेयर्स एक्वायर कर रखे हैं 20 रुपीज के, ठीक है। तो एबीसी लिमिटेड हमारी क्या होगी, एबीसी लिमिटेड जो है हमारी होल्डिंग होगी, बट कैसी होगी, कैसी होगी, एसोसिएट के लिए होगी। क्यों होगी, क्योंकि हमने अभी यहां पे पढ़ा हुआ है कि बोल रहा है एसोसिएट कंपनी जिसमें अनदर कंपनी, किसी और कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो, कितने का हो, 20% वोटिंग पावर का हो, या फिर कंट्रोल ओवर बोर्ड डिसीजन। वोटिंग पावर का कैसे होगा, जब आपके पास शेयर्स होंगे तभी आपका होगा। इसको फिर से मैं समझा देता हूं। हमारे पास एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड और एक है क्रश लिमिटेड, ठीक है, क्रश लिमिटेड। तो जो हमारी एबीसी है ना, उसने क्रश लिमिटेड के शेयर्स ले रखे हैं ₹20 के, यानी कि 20 रुपीस के शेयर्स ले रखे हैं, ठीक है। तो 20% का हमारे पास वोटिंग पावर आ गया, और यहां पर एबीसी ने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से, ठीक है, 6 मेंबर्स बैठा रखे हैं। तो यहां पर दोनों पॉइंट आ रहा है, क्या आ रहा है, या तो तुम्हारे पास 20% वोटिंग पावर हो, या फिर तुम्हारे पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंट्रोल हो, यानी कि बिजनेस डिसीजन का कंट्रोल हो। तो ऐसी कंपनी क्या होगी हमारे लिए,
एसोसिएट कंपनी होगी, किसकी होगी? होल्डिंग कंपनी की, यानी एबीसी लिमिटेड की एसोसिएट कंपनी कौन सी है? क्रश लिमिटेड एसोसिएट कंपनी होगी। बट यहां पर जो है जो एबीसी है इसके पास 20 से ज्यादा और 49% से कम वोटिंग पावर होनी चाहिए, क्योंकि अगर 49 या 50 पहुंच जाएगी तो सब्सिडरी हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए एसोसिएट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि एसोसिएट कंपनी जो भी होगी उसका दूसरी कंपनी में 20% या उससे ज्यादा का वोटिंग पावर का कंट्रोल होगा या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंट्रोल होगा। ठीक है, अब आते हैं सब्सिडरी कंपनी पे या फिर सब्सिडरी पे। तो ये सब्सिडरी कंपनी क्या होती है? ये बहुत ही ज्यादा हलवा कंपनी होती है। जैसे कि आपकी माँ होल्डिंग हो गई, आप सब्सिडरी हो गए। आपकी माँ जो बोलेगी आपको करना पड़ेगा, आपकी बीवी जो बोलेगी आपको करना पड़ेगा। वैसे ही यहां पर बोलता है सब्सिडरी कंपनी और सब्सिडरी इन रिलेशन टू अदर कंपनी दैट इज टू बी होल्डिंग कंपनी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, यहां पे हमारे पास कंपनी है एबीसी, एक है माँ, ठीक है, और एक है क्रश। रुको, अच्छा मैं बताता हूं। ये है हमारी माँ, ठीक, ये हो क्रश और ये हो आप। ठीक, आप लिमिटेड, क्रश लिमिटेड, माँ लिमिटेड। ठीक है, ये हो गई हमारी होल्डिंग कंपनी, ये हो गई हमारी सब्सिडरी कंपनी, ये भी हो गई हमारी सब्सिडरी कंपनी। तो यहां पर ये बोल रहा है कि अगर कोई भी कंपनी, यानी कि कंपनी नंबर 1, ठीक है, कंपनी 1 का अगर दूसरी कंपनी में 50% या उससे ज्यादा शेयर कैपिटल होगा उसके पास, तो वो क्या होगी? होल्डिंग होगी ऑफ सब्सिडरी कंपनी। यानी कि आपकी जिंदगी में आपसे ज्यादा डिसीजन लेने की पावर आपके मां के पास है। ठीक है, तो वो क्या हो गई? आपकी होल्डिंग हो गई। ठीक है, अब यहां पे वापस आते हैं। बोलता है सब्सिडरी कंपनी और सब्सिडरी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी दैट इज टू बी द होल्डिंग कंपनी, यानी कि कौन? आपकी मां। मीन्स अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी, यानी कि आपकी मां क्या करती है? कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी कि आपकी बीओडी का जो कॉम्पोजिशन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कॉम्पोजिशन है, वो किसके पास है? वो है आपकी मां के पास। यानी कि आप क्या करते हो, कौन से स्कूल जाओगे, कौन से कॉलेज जाओगे, इन सब का, कितने बजे जाओगे, कितने बजे आओगे, इन सब का जो भी लेखा जोखा या जो भी करती है वो आपकी मां करती है। तो इसीलिए वो क्या हो गई? आपकी होल्डिंग हो गई। यहां पर इनके बोलने का मतलब यही है कि जो होल्डिंग कंपनी होगी वो सबसे पहला पॉइंट है, सब्सिडरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कॉम्पोजिशन करेगी, यानी उनमें चुनेगी कि कौन हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर बनेगा और कौन नहीं बनेगा। उसके बाद बोलता है एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन 1/2, यानी कि 1/4 से ज्यादा वोटिंग पावर का जो भी कंट्रोल है, ठीक है, वो होल्डिंग के पास होगा या किसी और सब्सिडरी के साथ मिलके आपका होना चाहिए। यानी कि 1.5 से ज्यादा जो है वोटिंग पावर का होल्ड, वो होल्डिंग कंपनी के पास होगा। इस पॉइंट को समझना बहुत ही इजी पॉइंट है। बोलता है जो सब्सिडरी कंपनी होगी उसमें होल्डिंग कंपनी का 50% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर होगी, चाहे अकेले हो चाहे किसी और सब्सिडरी, यानी आपकी क्रश के साथ आपकी मां हाथ मिला के आपके ऊपर कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, तो यहां पे इसके बोलने का मतलब है कि चाहे होल्डिंग की कोई सब्सिडरी हो और वो जो है दोनों मिलके आपके 50% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर को होल्ड कर सकती हैं। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो। आप चाहो तो एक बार इसको पढ़ लो, क्योंकि ये पॉइंट एमसीक्यू में पूछता है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये जो एग्जांपल दिया मैंने इसीलिए दिया क्योंकि अभी इसमें एक और पॉइंट है जो कि समझाना है। ठीक है, बोलता है प्रोवाइडेड दैट सच क्लास और क्लासेस ऑफ होल्डिंग कंपनी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड शैल नॉट हैव लेयर्स ऑफ सब्सिडरी बियॉन्ड सच नंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। यानी एक होल्डिंग कंपनी, यानी कि आपकी मां आप में को होल्ड कर सकती है, आपके क्रश को होल्ड कर सकती है, आपके पापा को होल्ड कर सकती है, यानी
एक होल्डिंग कंपनी 3 लेयर से ज्यादा कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती है अपनी सब्सिडरीज में। यानी कि आपकी माँ आपको पैसा दे सकती है, आपके पापा को पैसा दे सकती है, आपके क्रश को पैसा दे सकती है, और वो किसी बाहरी को पैसा नहीं दे सकती है। आई होप सो ये पॉइंट क्लियर हो। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि हमारा स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी वो होती है जो कि नॉन पब्लिक कंपनी होती है, और इसका पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो 50 लाख का होता है, और टर्नओवर जो है इसका 2 करोड़ रुपए का होता है। यानी कि कोई भी ऐसी कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख तक का हो और टर्नओवर जो है 2 करोड़ तक का हो, उस कंपनी को हम स्मॉल कंपनी बोलते हैं। हमारी डोरमेंट कंपनी क्या होती है? कोई भी ऐसी कंपनी जो फ्यूचर पर्पजेस के लिए बनती है उसको हम डोरमेंट कंपनी बोलते हैं। देयर अ कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट टू होल्ड ऑन एसेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है हमारी पेटेंट, कॉपीराइट, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, इन सबको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो अपने दिमाग का यूज करके बनाई गई है, यानी कि उसमें कोई भी आपने आविष्कार की है, खोज की है ना, या फिर कोई भी जियोग्राफिकल इंडिकेशन से बनाई गई है, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, सच अ कंपनी और एन इनएक्टिव कंपनी may make an application to registrar for obtaining the status of dormant company। ठीक है, तो डोरमेंट कंपनी क्या होती है? डोरमेंट कंपनी हमारी वो कंपनी होती है जो कि किसी फ्यूचर असेट को होल्ड करने के लिए या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए बनाई जाती है। ऐसी कंपनी को हम बोलते हैं डोरमेंट कंपनी, और इसमें कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होता है। कितने साल तक का? ऑफ पास्ट 2 इयर्स का, यानी कि ये पिछले 2 साल में कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं करती है, कोई भी लेन देन, सौदा, सेल्स, परचेज, क्रेडिट कुछ भी नहीं करती है। ऐसी कंपनी को हम डोरमेंट कंपनी बोलते हैं। इनएक्टिव कंपनी का क्या मतलब होगा यहाँ पे? मीन्स अ कंपनी विच हैज नॉट बीन कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और ऑपरेशन और हैज नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर और हैज नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। यानी कि कोई भी ऐसी कंपनी जिसने कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ना किया हो अपने पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में, यानी 31 मार्च से 1 अप्रैल तक में, ठीक है, और उसने कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न नहीं भरा हो, ऐसी कंपनी को हम बोलते हैं डोरमेंट, वो इनएक्टिव कंपनी। इन केस ऑफ अ कंपनी विच हैज नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फॉर 2 फाइनेंशियल ईयर कॉन्जिक्यूटिवली, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने 2022 से 23, ठीक है, और 24 से 25 में आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं भरा तो आप इनएक्टिव कंपनी में आ जाओगे। ऐसा नहीं होगा, आपको कॉन्जिक्यूटिवली यानी कि लगातार, यहां पे 2022 से 23 नहीं किया तो यहां पर 2023 से 2024 तक का भी आप नहीं जब भरे हो तो ऐसी कंपनी को हम बोल देंगे इनएक्टिव कंपनी। ठीक है, द रजिस्ट्रार शैल इशू अ नोटिस टू द कंपनी एंड एंटर द नेम ऑफ सच कंपनी इन रजिस्ट्रार मेंटेन्ड फॉर डोरमेंट कंपनी। यानी कि अगर आपने पिछले 2 साल का कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं किया है, कोई भी रिटर्न नहीं भरा है कॉन्जिक्यूटिव 2 साल का, ऐसे में रजिस्ट्रार यानी कि आरओसी ऑफ कंपनीज आपका नाम डोरमेंट कंपनी के रजिस्टर में खुद से डाल देगी, भले ही आपने कोई उसको इंटीमेशन दिया हो हमें ये चाहिए कि नहीं चाहिए। A dormant company shall have a minimum numbers of 3 directors in case of public company and 2 directors in case of private company। यानी कि आप डोरमेंट कंपनी का स्टेटस तो ले रहे हो बट उसमें मिनिमम 2 डायरेक्टर होने चाहिए प्राइवेट कंपनी के लिए और मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए पब्लिक कंपनी के लिए, ठीक है, एंड 1 डायरेक्टर इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी, क्योंकि 1 पर्सन कंपनी से में एक से ज्यादा कोई भी डायरेक्टर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास, और यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंपनी सारा खत्म हो चुका है। अब हम जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसमें क्या क्या क्लॉजेज आते हैं, एंट्रिचमेंट प्रोविजन पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कंपनी कैसे बनती है, यानी कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। आई होप ये क्लास अच्छी लगी हो, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।